चलिए जी, गुड आफ्टरनून। करते हैं हम स्टार्ट +1 की। गारंटी के साथ बोल सकता हूँ आज आपकी सबसे इम्पोर्टेंट क्लास है। या तो जब हमारा बैच स्टार्ट हुआ था वो पहली क्लास जहाँ पे मैंने आप लोगों को कस्में खिलाई थी, या तो वो क्लास थी, या एक आज की क्लास है जो सबसे इम्पोर्टेंट है। और ये वाली क्लास ना +2 तक साथ में चलेगी, जो आज हम करेंगे और जो हम कल करेंगे। आज स्टार्ट हो जाएगी तो आज में नहीं पूरा टॉपिक खत्म हो जाएगा, कल तक टॉपिक चलता रहेगा। ठीक है। तो सबसे पहले चैप्टर का नेम लिखो नेक्स्ट पेज पे ना। आपकी बुक में ना इंडेक्स खोलो, मुझे बताओ वो चैप्टर कौन सा है। जर्नल, बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री जर्नल। इंडेक्स में मुझे बता दो कौन सा चैप्टर नंबर है। 9th। बुक के अकॉर्डिंग मैं आपको बता रहा हूँ ये है चैप्टर नंबर 9। ठीक है, जिसका नेम क्या है, जर्नल। +1 में और +2 में इसको इसी चैप्टर के नेम से बोला जाता है। अभी इसके मैं एक आध और नेम बताऊंगा आपको। वो शॉर्ट क्वेश्चन आता है पेपर में 1 नंबर का। आप लोगों को जर्नल आपने पहले भी सुना हुआ था, याद है जर्नल क्या होता है? वो मोटी वाली बुक जिसमें सारी ट्रांजैक्शंस को हम रिकॉर्ड करते हैं। तो उसका दूसरा नेम क्या होता है? इसका दूसरा नेम होता है बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री। जर्नल का नेम क्या है? बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री। जर्नल चैप्टर आपका स्टार्ट होता है 3 रूल्स के हिसाब से, 3 रूल्स के साथ। 3 रूल्स होते हैं अकाउंट्स में। इसी 3 रूल्स के मतलब बेस पे ना पूरा का पूरा आपका अकाउंट्स बना हुआ है। आज हम वो शुरू करेंगे, लेकिन उससे पहले हम क्या करने वाले हैं, देखो एग्जैक्टली ये चैप्टर नंबर 9 थोड़ी है प्रैक्टिकल के हिसाब से। अभी हमारा प्रैक्टिकल चैप्टर एक ही हुआ है, कौन सा? इक्वेशन। इक्वेशन ही हुआ ना अभी तक। तो अकाउंट्स के प्रैक्टिकल के हिसाब से ये चैप्टर नंबर 2 है, लेकिन बुक के इंडेक्स के अकॉर्डिंग ये चैप्टर नंबर 9 है। तो आपको अब ये नहीं घबराना कि 9 मतलब 8 चैप्टर हो चुके हैं। अब आपको पता है पिछली क्लास में जब हम अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स कर रहे थे, मानो चाहे ना मानो, आप लोगों को भी 50-60% ही समझ में आ रहा था या मजा आ रहा था। दोनों चीजों को मैं साथ में लेके चलता हूँ। रीजन क्या है? क्योंकि हमारी जो अकाउंट्स की थ्योरी भी है ना, वो भी ना प्रैक्टिकल के साथ लिंक्ड है। थ्योरी प्रैक्टिकल के साथ लिंक है, प्रैक्टिकल थ्योरी के साथ। लेकिन अगर मैं आपको सिर्फ जर्नल चैप्टर करवा देता हूँ ना, उसके बाद मैं आपको पूरे सिलेबस की थ्योरी बड़े आसानी से करवा सकता हूँ। मतलब एक ऐसा जर्नल का चैप्टर है। जर्नल के चैप्टर को बाकी स्कूल में तो लगते हैं 5-6 दिन मैक्सिमम, बाकी ट्यूशन में लग सकते हैं कहीं और अगर आप लगोगे 10-12 दिन। हम लगा के चलेंगे 15 से 20 डेज। रीजन, क्योंकि जर्नल चैप्टर ही आपके पूरे +1 का बेस है। अकाउंटिंग इक्वेशन हमने चैप्टर कर ली है, लेकिन वो पूरे सिलेबस का बेस नहीं था। तो ये पूरे सिलेबस का बेस है कौन सा चैप्टर? जर्नल। साथ ही साथ पूरे +2 का भी यही बेस है। जिसको ये चैप्टर समझ में नहीं आया ना, आप लोगों को शायद थोड़ा सा अजीब लगे, लेकिन मैं आप लोगों को पहले ही बोल दूंगा, जिसको ये चैप्टर नहीं आया उसको समझ लेना अकाउंट्स नहीं आता। ये ऐसा चैप्टर है। सर जिसको पहला वो अकाउंटिंग इक्वेशन चैप्टर नहीं आता उसका भी हम ये समझे? नहीं, उसका वो मत समझना। जिसको जर्नल चैप्टर आता है मतलब आपको अकाउंट्स आता है, क्योंकि इसी के बेस पे ना आगे आने वाले चैप्टर्स डिपेंड है। ये एक तरह से इंग्लिश की ABCD है। इसके बाद वर्ड्स बनते हैं, उसके बाद सेंटेंस बनते हैं, उसके बाद आइल्स बनती है कनाडा वालों के लिए, है ना। तो एक तरह से ये ABCD है आपके +1 और +2 के अकाउंट्स की। तो अब आने वाले 5-6 दिनों में आपको कोई छुट्टी नहीं करनी। सर अगर लाइट चलेगी वो अलग बात है है ना। तो लाइट वाली छुट्टी भी हम नहीं करेंगे। ठीक है, लेकिन आपको भी इस चैप्टर में छुट्टी नहीं करनी कोई। कुछ भी हो जाए छुट्टी नहीं करनी। अब ये चैप्टर आपका जो स्टार्ट होता है ना, ये चैप्टर आपका स्टार्ट होता है गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंटिंग के साथ। गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंटिंग। 3 गोल्डन रूल्स। पूरे अकाउंट्स के 3 रूल्स हैं सर। 3 रूल्स के हिसाब से, सिर्फ 3 रूल्स पे डिपेंड पूरा का पूरा आपका मतलब अकाउंट्स का सिलेबस है। जी हाँ, पूरे का पूरा अकाउंट्स का सिलेबस इन 3 रूल्स के अकॉर्डिंग आपका चलता है। देखते हैं। सबसे पहले अब हम रूल्स की बात नहीं करेंगे, पहले मैं आपको ना एक रिपीटेशन में एक चीज करवाऊंगा। हमने फर्स्ट क्लास में सीखा था अकाउंटिंग साइकिल, याद है आपको? अकाउंटिंग साइकिल। तो मुझे सबसे पहले ना वो याद करवाना पड़ेगा। हर चैप्टर में मैं पहले पहले अकाउंटिंग साइकिल करवाया करूंगा, क्योंकि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से तो 5 नंबर का या 4 नंबर का आता है, लेकिन हमारे चैप्टर्स के अकॉर्डिंग भी बहुत इंपॉर्टेंट है। पहले आप देख लेना फिर बनाना बाद में।
बनाना भी है, यस, हर चैप्टर में बनाना है ये। अकाउंटिंग स्टेप, अकाउंटिंग साइकिल में सबसे पहले आपके पास होता था, याद है किसी को? आइडेंटिफिकेशन ऑफ बिजनेस ट्रांजैक्शन। आइडेंटिफिकेशन ऑफ बिजनेस ट्रांजैक्शंस। सबसे पहले आपको ट्रांजैक्शंस आइडेंटिफाई करनी पड़ती हैं कि कोई चीज़ एसेट्स है या लाइबिलिटी है, इनकम है या एक्सपेंस है। जो मैंने होमवर्क नहीं दिया था एक दो दिन पहले, कोई चीज़ें बताओ वो खर्चा है कि इनकम है, तो सबसे पहले आपको ये देखना पड़ता है। इसके बाद का जो नेक्स्ट स्टेप होता है नंबर 2 पे, वो क्या होता है? जर्नल। फिर आपको अकाउंट्स में जर्नल प्रिपेयर करनी पड़ती है। जर्नल का मतलब क्या होता है? बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री। और इसको मैंने समझाया था, ये मोटी बुक है। मतलब इसमें ना जर्नल एक ऐसी बुक है जिसमें आपको सारी ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करनी पड़ती हैं, चाहे पहले दिन हुई है चाहे दूसरे दिन हुई है, चाहे इनकम की है चाहे एक्सपेंसेस की है, तो उसको क्या बोला जाता है? जर्नल। जर्नल के बाद, जर्नल के बाद बनता था लेजर। लेजर को हम बोलते हैं प्रिंसिपल बुक्स। ये पॉइंट नंबर 3 हो गया। लेजर का मतलब क्या होता था? छोटे वाली बुक, जहाँ पे हम हर अकाउंट को ना अलग अलग, मतलब मैंने अगर जितने सारे 10 या 50 कस्टमर को सामान बेचा है, तो 50 अलग अलग डेटर्स का, 50 अलग अलग कस्टमर का अलग खाता खोल लेता हूँ। जैसे डायरी में नहीं लिखते ए अल्फाबेट पे कौन है, बी अल्फाबेट पे कौन है, तो एक पेज पे मैंने सिर्फ एक ही बंदे की सारी डिटेल लिख दी कि उसको इतना सामान बेचा, उससे इतना पैसा आ गया, बाकी बैलेंस रह गया। मतलब जितने भी कस्टमर का सारा अलग अलग अकाउंट बना लेते हैं, उसको क्या बोला जाता है? लेजर। सबसे पहले ट्रांजैक्शंस को आइडेंटिफाई करो, फिर जर्नल बना लो। जर्नल मतलब जो ट्रांजैक्शन आ रही है लिखते चले जाओ, चाहे पहले ए की आ रही है फिर बी की, चाहे एसेट्स की, मतलब मिक्स भी कर दो चलेगा। लेजर में मिक्सिंग अलाउड नहीं है। लेजर में क्या करेंगे, जो जो है ना एक बंदा, उसका सभी का अलग खाता बना लेना है। लेजर के बाद आपके पास फोर्थ स्टेप होता था, ओहो याद है या देखा आपने? फिर ठीक है, वेरी ऑनेस्ट। ट्रायल बैलेंस। ट्रायल बैलेंस में हम क्या करते हैं, जैसे एक बंदा है, उसका जितना खाता लास्ट में जितना बैलेंस रह गया ना, या उसका जितना टोटल है उसको लिख देते हैं। तो देखा जाए क्या मैं टोटल पहले लिख सकता हूँ लेजर से? बिल्कुल भी नहीं। पहले मैं उसका पूरा करूंगा ना, सारी एंट्रियां, सारी एंट्रियों के बाद जितना उसका टोटल आ जाएगा मैं वहां पे ट्रायल बैलेंस में लिख देता हूँ। ट्रायल बैलेंस के बाद आपके पास बनता है, ट्रायल बैलेंस के बाद बनता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट। फाइनेंशियल स्टेटमेंट के दो पार्ट होते थे। एक होता था प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, शॉर्ट फॉर्म में इसको बोल देते हैं पी एंड एल अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। और सेकंड क्या होता था? बैलेंस शीट। बैलेंस शीट तो आपने बनानी भी सीख ली। बैलेंस शीट में सबसे पहले क्या आता है? लाइबिलिटीज, फिर रुपीज, फिर एसेट्स, फिर रुपीज, तो वो बैलेंस शीट होती है। सेम वही फॉर्मेट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का होता है, इसका भी सेम वही, बस लाइबिलिटी और एसेट्स की जगह एक साइड लिख देते हैं प्रॉफिट, एक साइड लिख देते हैं लॉस। सर जब ये खत्म हो गया, इसके बाद फिर से यही स्टेप दोबारा से, तभी तो ये क्या बन गया? रिसाइकल। कम्युनिकेशन मैंने जान के छोड़ दी है इस वजह से, क्योंकि उसका कोई चैप्टर नहीं होता। कम्युनिकेशन बस एक लाइन में होती है कि जो आपके बिजनेस ओनर होते हैं ना, फिर सारा रिजल्ट उसको कम्युनिकेट कर दो। अगर थ्रेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से बोले तो 6 स्टेप्स हो गई, प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से 5। हाँ जी, ट्रायल बैलेंस का भी चैप्टर है, सबसे आसान चैप्टर है। जर्नल के बाद हम पता है क्या करेंगे, पर जर्नल के बाद पहले मुझे लेजर करवाना पड़ेगा, लेजर के बाद ट्रायल बैलेंस। सबसे आसान चैप्टर आपके पूरे +1 का ट्रायल बैलेंस है, पूरे +1 का सबसे इजीएस्ट चैप्टर। हाँ जी, एडिशन भी नहीं करनी यार, बस मतलब दो अलग अलग डिब्बे दिए हुए हैं कॉलम, वो वहां पे चीजें रिकॉर्ड करनी होती हैं। अभी इसलिए नहीं समझा सकता क्योंकि मैंने अभी तक जर्नल और लेजर नहीं समझाया। जो मुश्किल चैप्टर होगा ना, मैं आपको पहले ही बता दूंगा कि वो चैप्टर मुश्किल है, बस। सर फिर हमें ये भी बता दो ना कि ये वाला चैप्टर मुश्किल है या आसान है। ये चैप्टर भी बहुत आसान है, आपके लिए नया है। और नई चीज में हमेशा क्या बोलता हूँ, एक दो दिन लग जाते हैं फ्रेंडली होने में उसके साथ।
कर लिया नोट डाउन? जब तक ये पूरा सिलेबस खत्म नहीं होगा, हर चैप्टर में मैंने पहले स्टार्टिंग में यही बनाना है। सर इसका मतलब जब चैप्टर खत्म हुआ करेगा हम अपने आप घर से भी लिख के आ जाए करें अगले पेज पे, बढ़िया तरीका है ना। लेकिन अभी इस चैप्टर को खत्म होते होते 20 दिन लग जाएंगे, 15 से 20 दिन। एग्जाम में आपके पास यही वाले चैप्टर में से 6 to 10 मार्क्स का पेपर आता है। 80 मार्क्स का आपका पूरा पेपर आना है ना, 6 से 10 नंबर का पेपर सिर्फ इसी चैप्टर में से आएगा। तो ऊपर लिख लो 6 to 10 मार्क्स, जहाँ ये लिखा था ना हमने। तो जर्नल का चैप्टर जो आपका आता है 6 से 10 नंबर का, 5, 6, 7 नंबर का आपके पास प्रैक्टिकल क्वेश्चन आता है, 2 या 3 नंबर की इसी चैप्टर में से थ्योरी आ जाती है। चलो अब हमने क्या स्टार्ट करना था, गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंटिंग। लाइन लगा दो और अब हम शुरू कर रहे हैं। बड़ी बड़ी हेडिंग डाल देना, गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंटिंग। 3 गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंटिंग। नंबर 1, सबसे पहले रूल का नेम होता है पर्सनल रूल। कभी कभी ना पर्सनल रूल को पर्सनल अकाउंटिंग भी बोल दिया जाता है, ठीक है। जो इसके नेम है ना, कभी मैं रूल्स बोल दूंगा साथ में, कभी अकाउंटिंग बोल दूंगा, उसमें कोई डिफरेंशिएट नहीं है। सेकंड होता है रियल रूल। सर रियल तो जूस होता है, हाँ बस वैसा ही समझ लो, जैसे रियल जूस वैसे रियल रूल। थर्ड होता है नॉमिनल, नॉमिनल रूल। डेबिट द रिसीवर, इसका जो फॉर्मूला होता है, इसका फॉर्मूला या जो इसका रूल होता है, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। आप लोगों के लिए ये चीज पहली बार है। किसी ने स्कूल की क्लासेस में सुने हैं ये वाले रूल्स, या अभी तक आप लोगों के लिए फर्स्ट टाइम ही है? आज पहली बार सुने हैं सभी ने। डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर, इसको बोलते हैं पर्सनल अकाउंटिंग का या पर्सनल रूल का मेन फॉर्मूला। इसी के सहारे में सब कुछ चलता है। आ जाओ आ जाओ आ जाओ, मनन उस साइड हो जाओ थोड़ा सा। सेकंड आपके पास रियल रूल। तो रियल रूल का जो फॉर्मूला होता है, डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट। एक अलग कॉपी लगानी है, अलग है। मैं आपको बता देता हूँ कितनी स्पेस छोड़नी है। मनन एक बार के लिए दिखा दो, बस इतना ही है ना, बस इतना ही लिखा है, अभी समझाता हूँ। और नॉमिनल का फॉर्मूला लिखो। नॉमिनल रूल का फॉर्मूला होता है डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस तो क्रेडिट क्या होगा, इसका अपोजिट बताओ मुझे। क्रेडिट ऑल एसेट्स नहीं, इनकम्स। क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स। लिख लिया? ये होते हैं आपके रूल।
रजत एक काम करना, पहला पेज छोड़ के ना अगले पेज से स्टार्ट कर देना जो नया लिखवाऊंगा, ठीक है। अभी के लिए एक बार समझा देता हूँ क्या है। गेन्स, GAIN, गेन। पर्सनल का होता है डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। पर्सनल का होता है डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। रियल का होता है डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। और डेबिट ऑल एक्सपेंसेस, क्रेडिट ऑल इनकम्स। लिख दिया। अब इसके नीचे बस ये लास्ट लाइन है। हाँ, जितनी स्पेस है इसमें तो 2 बार और चार्ट बन जाएंगे। ठीक कर रहे हो, करते चले जाओ। हाँ हाँ हाँ, हो जाएगा। एक ही लाइन लिखवानी है। दिस रूल इज रिलेटेड विद, दिस रूल इज रिलेटेड विद पर्सन्स। सेकंड वाला दिस रूल इज रिलेटेड विद, सेकंड है दिस रूल इज रिलेटेड विद एसेट्स। पहला रूल किससे रिलेटेड है? पर्सन से। दूसरा रूल रिलेटेड है एसेट से। दिस रूल इज रिलेटेड विद एसेट्स। इस चार्ट की ये लास्ट लाइन है, इसके नीचे नहीं चार्ट बनवाने वाला, आगे हेडिंग्स आ जाएंगी। तो आप अपना दिल खोल के और कॉपी खोल के लिखो ढंग से, कोई दिक्कत नहीं है। एंड दिस रूल इज रिलेटेड विद, दिस इज रिलेटेड विद expenses and incomes। मनन स्पीड थोड़ी इंक्रीज करो आप। लिख लिया? प्रिया लिख लिया आपने? तीनों मनन हो गए तीनों? अब दोबारा से मैं एक बार के लिए रिवाइज करवा रहा हूँ। रजत देख लो, +1 में मैंने अभी तक मैंने ये डिक्टेट की है कि एक तो एग्जाम में हमारे पास 6 से 10 नंबर का आता है यही चैप्टर, ठीक है, +1 में। अब क्या होता है कि सबसे पहले ना ये वाला चैप्टर जो है आपके पूरे +1 और +2 का सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है। ये नहीं आता तो समझ लो आपको अकाउंट्स नहीं आता। अब ये चैप्टर जो स्टार्ट होता है तो ये 3 रूल्स के साथ स्टार्ट होता है। इस चैप्टर में ना 3 रूल्स हैं। इन 3 रूल्स के सहारे ही +1 और +2 की बुक्स बनी हुई है। तो वो 3 रूल्स के नेम क्या है? सबसे पहला है पर्सनल रूल, ये रूल्स के नेम है। दूसरा क्या है? रियल। और तीसरा है नॉमिनल। जल्दी से पहले नाम याद करो। फर्स्ट क्या है? पर्सनल। सेकंड रियल। थर्ड एक बार फिर से संचल आप बोलो 3 रूल्स। नॉमिनल। गुरविलास आप बोलो। पर्सनल, रियल और नॉमिनल। अब तीनों रूल हैं तो इनके अपने अपने रूल्स हैं। तीनों रूल्स का अपना अपना फॉर्मूला बोल लो आप। पहले का फॉर्मूला क्या है? पर्सनल रूल का फॉर्मूला होता है डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। सर ये डेबिट क्या होता है और रिसीवर क्या होता है, क्रेडिट क्या होता है? अभी तक मैंने समझाया ही नहीं। अभी तक समझाया नहीं तो इसमें नहीं आपको अभी कंफ्यूज होना। अभी के लिए आप फॉर्मूला याद करो। क्या है? डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। रियल रूल, रियल रूल होता है डेबिट व्हाट कम्स इन। कोई चीज अगर बिजनेस में आ रही है उसको डेबिट करनी है। सर डेबिट होता क्या है? अभी बताऊंगा। और क्रेडिट कर दो अगर वो चीज जा रही है, गोज आउट। डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। और तीसरा क्या होता है? नॉमिनल रूल। नॉमिनल रूल कहता है डेबिट ऑल एक्सपेंसेस, या फिर एक्सपेंसेस का दूसरा नाम क्या होता है? लॉस। या फिर क्रेडिट कर दो इनकम्स या गेन्स। सर यहाँ पे हम प्रॉफिट भी तो लिख सकते हैं, प्रॉफिट भी लिख दो। इनकम, गेन्स, प्रॉफिट, कुछ भी। ठीक है। पर्सनल रूल क्या फॉर्मूला है इसका? डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। रियल डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। नॉमिनल डेबिट ऑल एक्सपेंसेस और लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन। एक बार मिक्स सुनता हूँ। रियल रूल कौन सा होता है? डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। पर्सनल डेबिट द रिसीवर, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। नॉमिनल डेबिट ऑल एक्सपेंसेस लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम्स। अच्छा, पर्सनल डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। जो पर्सनल रूल है वो हमेशा किससे रिलेटेड होता है? पर्सन से।
जो रियल रूल है वो रिलेटेड होता है एसेट से, मतलब अगर कोई भी बिजनेस में एसेट्स हुई है ना तो वो रियल रूल के अकॉर्डिंग उसको आपने नोट डाउन करना है। अब मेरे को बताओ, जब आप लोग कॉमर्स लेते हो, साइंस लेते हो, अब आप लोगों ने कॉमर्स ली, अलग अलग स्ट्रीम है ना, कॉमर्स, आर्ट्स, मेडिकल, नॉन मेडिकल। अब मैं कह रहा हूँ कि फिजिकल, फिजिकल का नहीं, क्या होता है साइंस में, फिजिक्स। फिजिक्स का लेक्चर चल रहा है आपकी स्कूल का, क्या कॉमर्स वाले स्टूडेंट फिजिक्स का लेक्चर लगाएंगे? हाँ, लगाएंगे। ठीक है, जल्दी जल्दी जवाब दो, क्या फिजिक्स का लेक्चर कॉमर्स वाले स्टूडेंट लगाएंगे? नहीं ना। तो इसी तरह से यहाँ पे भी ऐसे कैटेगरीज है। अगर कोई चीज, कोई भी ट्रांजैक्शन हम एसेट्स की कर रहे हैं ना, तो उसको नॉमिनल, सॉरी, रियल रूल के अकॉर्डिंग ही आपको रिकॉर्ड करना पड़ेगा। अकाउंट्स की क्लास क्या कोई मेडिकल वाला स्टूडेंट लगाएगा? नहीं सर। तो ऐसे ही मतलब अलग अलग कैटेगरीज हैं, तो कैटेगरी के हिसाब से आपको रूल्स डिवाइड करने हैं। तो पर्सनल रूल किससे रिलेटेड है? पर्सन से। जैसे कि मैंने किसी को उधार सामान बेचा, मिस्टर राम को, तो राम कौन है? एक पर्सन ही हो गया ना, राम। राम एक पर्सन है, तो उसमें पर्सनल रूल के हिसाब से अपन लिखेंगे। कोई एसेट्स, प्लांट, मशीनरी, फर्नीचर, वो क्या है हमारी? प्लांट, मशीनरी, फर्नीचर क्या होते हैं? हमारी एसेट्स, तो उसके लिए रियल रूल। कोई भी खर्चे या कोई भी इनकम्स हुई तो उसके लिए नॉमिनल रूल। क्लियर है यहाँ तक? चलिए जी, अब हम स्टार्ट कर रहे हैं डिटेल नंबर 1। सबसे पहले किसकी डिटेल डिस्कस करनी है? फर्स्ट रूल कौन सा है आपका? पर्सनल। तो नंबर 1 हेडिंग डालो, पर्सनल रूल। या कई बार इसको पर्सनल अकाउंट भी बोल दिया जाता है, पर्सनल रूल या फिर पर्सनल अकाउंट। अब आपकी स्टार्ट हो रही है डिटेल में। नंबर 1, इसके अंदर अब पॉइंट नंबर 1, ये मैंने डाल दिया बॉक्स में, उसके बीच में डालूंगा सर्कल। पॉइंट नंबर 1, दिस रूल इज रिलेटेड विद, बताओ क्या लिखूं रिलेटेड विद? पर्सनल रूल किससे रिलेटेड होता है? पर्सन से। दिस रूल इज रिलेटेड विद पर्सन्स। नंबर 2, देर आर 3 टाइप्स ऑफ persons। 3 टाइप्स ऑफ person। तो फर्स्ट पर्सन कौन सा होता है? नेचुरल पर्सन। अकाउंट्स ने ना पर्सन को 3 कैटेगरी में बांटा है, कहते हैं 3 तरह के टोटल पर्सन होते हैं अकाउंट्स में। सबसे पहला होता है नेचुरल पर्सन। नेचुरल पर्सन फॉर एग्जाम्पल, नेचुरल पर्सन वो होता है जो सांस ले सकता है, देख सकता है, काम कर सकता है। तो यानी कि मिस्टर ए, मिस्टर बी, धोनी, सचिन, सलमान खान। सर ये सारे पर्सन है, बिल्कुल, आप अपना अपना नाम लिख लो चाहे। तो ये सारे कौन है? ये है नेचुरल पर्सन्स। अच्छा सर, और बताओ, ठीक लग रहा है, अच्छा लग रहा है अभी तक। अगर एक पर्सन नेचुरल है तो दूसरा कौन सा होगा? आर्टिफिशियल। पढ़ रखा है कहीं पे? अच्छा, पहले मैंने बता दिया। कॉमन सेंस है, कॉमन सेंस बड़ी कॉमन है लेकिन अनकॉमन हो जाती है बाकियों में। तो पहला नेचुरल है, तो उसका अपोजिट क्या हो जाएगा? आर्टिफिशियल पर्सन। सर आप हमें ये लिखवा क्यों रहे हो? क्योंकि अगर आपके पास ट्रांजैक्शन आ गई और आपको पता ही ना चला कि ये पर्सन्स होते हैं और आपने उसको रियल रूल में लिख दिया, वो तो गलत हो जाएगा ना। मुझे +1 के सब्जेक्ट नहीं पता, मैंने कॉमर्स ले ली और मैं फिजिक्स के लेक्चर लगाता चला गया, 1 महीना हो गया। मैं सोच रहा था हिसाब किताब करूंगा, कैलकुलेटर चलाऊंगा, यहाँ पे मशीन चल रही है, गैस चल रही है, केमिकल्स चल रहे हैं, मज़ा नहीं आया। तो फिर इसलिए पहले तो मेरे को आइडेंटिफिकेशन होनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पे देखना आर्टिफिशियल पर्सन कैसे कैसे होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एनी कंपनी, कोई भी कंपनी होगी वो आपकी क्या होती है? आर्टिफिशियल पर्सन। एनी बैंक, सर बैंक भी पर्सन है? सर बैंक तो एक बिल्डिंग होती है, लेकिन बिल्डिंग है किसी ना किसी के नाम पे होती है ना। तो जो भी ये कंपनीज होती है, कोई बिजनेस होता है, तो ये भी पर्सन होता है। सर अच्छा, अभी हमें याद आया, पहली क्लास में आपने बताया था बिजनेस भी एक सेपरेट पर्सन है। उसके जो ओनर्स हैं, जो बिजनेस के ओनर्स हैं, सोल प्रोप्राइटर, वो भी एक सेपरेट पर्सन है। तो जो बिजनेस का ओनर है वो नेचुरल पर्सन है। तो जो बिजनेस है
वो एक पर्सन है, लेकिन कौन सा, आर्टिफिशियल। तो कोई बैंक, सर कोई बैंक का नाम लिखवाओ ना, तभी हमें समझ में आएगा। SBI, HDFC, ठीक है जी। एनी कंपनी, एनी बैंक, और बताओ। एनी टेम्पल है सर, टेम्पल, टेम्पल भी पर्सन है? ये तो हमने कभी सोचा ही नहीं था। एनी गुरुद्वारा साहिब, ये भी टेम्पल है सर, ये कैसे? क्योंकि जो मंदिर गुरुद्वारे होते हैं ना, इनकी भी बैलेंस शीट्स बनती हैं, इनके भी अकाउंट्स बनते हैं, इनका भी प्रॉफिट लॉस कैलकुलेट किया जाता है, इनके ऊपर भी टैक्स वसूल किया जाता है। लेकिन ज्यादातर क्या होता है, जो रिलीजियस ये पर्सन होते हैं इनको माफ कर दिया जाता है फिर टैक्स, लेकिन इनकी बुक्स ऑफ अकाउंट्स बनती है, इनकी बैलेंस शीट बनती है। तो अब ये बैलेंस शीट बनती है, तो ये थोड़ी है जो मंदिर गुरुद्वारे का जो प्रधान होगा उसके नाम पे बनेगी। वो मंदिर की जो ट्रस्ट होती है, जो गुरुद्वारा साहिब का नेम है उसके नाम पे होती है। जैसे गोल्डन टेम्पल गुरुद्वारा, तो वहां की भी है। वैष्णो माता मंदिर, उनकी भी बैलेंस शीट और P&L अकाउंट बनता है। सर ये तो बड़ा अजीब है, बड़ा पहली बार सुने हमने। अरे कई चीजें सुनोगे पहली बार, एक टाइम पे आएगा जब आपको बड़ी नॉलेज हो जाएगी। अच्छा, और पुलिस स्टेशन, सर ये तो बहुत ही अजीब लग रहा है। हॉस्पिटल्स, ये सारे क्या होते हैं, ये सारे पर्सन्स होते हैं। एनी बिजनेस, तो ये सारे आपके क्या होते हैं, आर्टिफिशियल पर्सन, जो गवर्नमेंट की नजरों में एग्जिस्ट करते हैं ना। कोई गुरुद्वारा साहिब है, कोई मंदिर है, गवर्नमेंट की नजरों में भी है ना, वो तो गवर्नमेंट की नजरों में एग्जिस्ट करते हैं लेकिन चल फिर नहीं सकते। तो रूल्स के अकॉर्डिंग अकाउंटिंग ने इनको क्या बना दिया, एक आर्टिफिशियल पर्सन बना दिया। पर्सन का मतलब ये नहीं है जो चल फिर सकता है, वो इंडिविजुअल होता है जो ऊपर था नेचुरल। तो ये क्या है, ये आर्टिफिशियल पर्सन है। अच्छा, मैं ऐसे बात करता हूँ, रिलायंस कंपनी इस कैटेगरी में आएगी ना? क्योंकि ऊपर मैंने लिखवा दिया ना एनी कंपनी, तो रिलायंस कंपनी, टाटा कंपनी, जियो, ये सारे क्या हैं, ये सारे आर्टिफिशियल पर्सन्स हैं। यहाँ तक क्लियर है? मंदिर, गुरुद्वारे, ठीक है, और पुलिस स्टेशन, हॉस्पिटल, रेड क्रॉस सोसाइटी, ओल्ड एज होम, ये सारी चीजें। अच्छा जी, थर्ड। सर फिर सी पर्सन कौन सा होता होगा? जो आप सोच रहे हो वो ऐसा कुछ नहीं है। सी पर्सन कौन से होते होंगे? ट्रांसजेंडर नहीं सोचना, एक नेचुरल है, एक मेरे पास ना हर साल जो बैच होते हैं ना, वो पता है क्या बोलते हैं, पहला नेचुरल हो गया, दूसरा आर्टिफिशियल हो गया, थर्ड ट्रांसजेंडर हो गया। ट्रांसजेंडर वाले वो सारे नेचुरल पर्सन में काउंट होते हैं। थर्ड आपके पास होता है रिप्रेजेंटेटिव, रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल, रिप्रेजेंटेटिव पर्सन्स, रिप्रेजेंटेटिव पर्सन्स। दोज पर्सन्स, those persons which represent any expense or incomes। दो तरह की चीजें आती हैं, एक आती है प्रीपेड, प्रीपेड का दूसरा नाम होता है एडवांस। आपको याद है प्रीपेड का अपोजिट क्या होता था? आप लोग अकाउंटिंग क्वेश्चन चैप्टर कर चुके हो, प्रीपेड नाम की चीज आती थी, और कौन सी? आउटस्टैंडिंग। प्रीपेड का मतलब होता है पैसा पहले दे देना, आउटस्टैंडिंग का मतलब होता है पैसा ही नहीं दिया। तो ये दोनों अपोजिट होते हैं। जो डेप्रिसिएशन होती है ना, वो एक आइटम होती है दिव्या, वो तो एक तरह से एक खर्चा हो गया। प्रीपेड आइटम्स या आउटस्टैंडिंग आइटम्स। प्रीपेड में चाहे वो प्रीपेड एक्सपेंस है, चाहे इनकम है। आउटस्टैंडिंग में भी चाहे वो एक्सपेंस है, चाहे इनकम है। अच्छा जी, अब हम कर रहे हैं प्रीपेड। वैसे ये जो भी मैं करवाने वाला हूँ ये ज़्यादा आप लोगों का पार्ट नहीं है, लेकिन आप मुझे बताओ, प्रीपेड यानी कि एडवांस चीज़ें चल रही हैं। प्रीपेड एक्सपेंस एसेट होती है कि लाइबिलिटी? पहला ऑप्शन आया एसेट्स, प्रीपेड एक्सपेंस।
तो ये हमारी क्या होती है, एसेट्स। वेरी गुड। प्रीपेड इनकम अपोजिट होएगा लाइबिलिटी। ये पैसे मुझे पहले ही फालतू मिल गए एडवांस। आज क्या डे है, मंडे। वेंसडे या थर्सडे को अकाउंटिंग इक्वेशन का चैप्टर रखना चाहता हूँ टेस्ट। वेंसडे को रखें या थर्सडे को? ऑफलाइन, यहीं पे मेरे सामने बैठ के। यहाँ पे ऑनलाइन वाली कोई चीज़ नहीं होती, यहाँ पे या तो रिकॉर्डिंग वाली चीज़ होती है या सब कुछ फेस टू फेस। हाँ वो बाद में, पहले आप दोगे उसी को रिकॉर्ड करूँगा। परसों रखें या परसों से अगले दिन? वेंसडे या थर्सडे? संडे, मैं बताता हूँ संडे। पढ़ेंगे अभी डंडे अगले। आज ले लूँ? नालायक पार्टी। आउटस्टैंडिंग आइटम्स, अगर आउटस्टैंडिंग है कोई, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस हैं, एसेट होंगी क्या लाइबिलिटी? आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, ऐसे खर्चे जो हो गए लेकिन अभी तक पैसे नहीं दिए, पे तो करने हैं ना, तो लाइबिलिटी। और कोई अगर आउटस्टैंडिंग इनकम्स हुई तो आउटस्टैंडिंग इनकम एसेट्स। तो जो रिप्रेजेंटेटिव पर्सन्स होते हैं ना, ये किससे रिलेटेड होते हैं? किसी एक्सपेंसेस से या किसी इनकम से। और वो एक्सपेंडिचर या इनकम प्रीपेड भी हो सकती है, आउटस्टैंडिंग भी। तो कभी भी कोई भी प्रीपेड वाली चीज या आउटस्टैंडिंग वाली चीज आ जाए ना, तो वो समझ लेना रिप्रेजेंटेटिव पर्सन है। तो इसके लिए कौन सा रूल लगेगा? पर्सनल रूल। क्योंकि अभी तक हमारा चल क्या रहा है, ये देखो, पर्सनल रूल चल रहा है हमारा। कितने पॉइंट्स हो गए थे हमारे? 1 और 2 हुए थे। पॉइंट नंबर 3, ये पर्सनल रूल का पॉइंट नंबर 3 है। पॉइंट नंबर 3 इसका पर्सनल अकाउंट का रूल क्या होता है, रूल या फिर फॉर्मूला। सर चीज़ें दोबारा दोबारा क्यों लिखवाते हो आप? वो जो ऊपर लिखवाया था वो शॉर्ट समरी थी रिवाइज करने के लिए, ये आपके पास क्विक है। मुझे फॉर्मूला बता दो क्या होता है पर्सनल का फॉर्मूला। डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। पॉइंट नंबर 4, पॉइंट नंबर 4 में मैं आपको सीधा करवा रहा हूँ अब एग्जाम्पल, जहाँ से अब आपको समझ में आएगा क्या होता है डेबिट, क्या होता है क्रेडिट। एग्जाम्पल, वी सोल्ड गुड्स ऑफ ₹1000 टू मिस्टर, कोई नाम बताओ यार। राम, मैं बोरिंग नेम नहीं, कोई अच्छे से नाम बताओ, फैंसी ना। मेरा नेम कौन सा फैंसी है? टू मिस्टर कोहली, कोहली लिख देते हैं, विराट कोहली आजकल वो बड़ा चल रहा है। 1000 रुपए की मैंने कोहली को गुड्स बेची। अभी और भी नीचे, स्पीड बड़ी स्लो होगी आपकी स्पीड, जल्दी करो। अब ध्यान से सुन लेना, ये वाली एंट्री के साथ आपके जर्नल चैप्टर का वेलकम होने वाला है। जर्नल चैप्टर होता क्या है, डेबिट क्या होता है, क्रेडिट क्या होता है, रूल्स कैसे अप्लाई होते हैं, इस एग्जाम्पल के साथ पिक्चर स्टार्ट हो जाएगी। अभी तक जो चल रहा था वो ट्रेलर था। खैर कल भी मैं दोबारा से फिर यही डायलॉग मारूंगा, जब बड़ी बड़ी एग्जाम्पल लिखवाऊंगा मैं कहूँगा कल वाला ट्रेलर था आज पिक्चर है। तो ऐसा चलता रहता है हमारे साथ। चलो जी, लिख लिया इतना जल्दी? और मनन क्या हाल है, पढ़ लो फिर एक बार। हाँ, अब इसके इम्पैक्ट बताने हैं। अगर आप अकाउंटिंग इक्वेशन चैप्टर कर रहे होते तो क्या इम्पैक्ट होते हैं इसके? अगर अकाउंटिंग इक्वेशन का स्टॉक में से माइनस होता पहला तो ठीक है, कैश में ऐड बिल्कुल ही गलत। स्टॉक में ऐड क्यों होगा भाई, बेचा है यार सामान, ऐसे नहीं यार, यारी दोस्ती नहीं खराब करनी। हाँ देखा, पाजी कदे हंस भी लिया करो।
सामान पार्टी का नेम नहीं दिया हुआ, नलैको, पार्टी का नेम दिया हुआ है तो इसका मतलब है हमने वो सामान उधार पे बेचा है। तो एक तरफ से तो आपका स्टॉक माइनस हो जाता है, दूसरी तरफ से आपके डेटर्स ऐड हो जाते हैं। किसी को डाउट है संचल, या आ गया समझ? अगर मैंने यहाँ पे पार्टी का नेम ना लिखा होता ना तो कैश में ऐड होता है ना, वो भी करेंगे। अब मैंने यहाँ पे क्या देखना है, अब मैं अकाउंटिंग इक्वेशन नहीं कर रहा, मेरे को रूल्स में फिट करने हैं। सबसे पहले मैं बोल रहा हूँ फर्स्ट इम्पैक्ट। फर्स्ट इम्पैक्ट क्या हुआ है, स्टॉक रिड्यूसेस, स्टॉक रिड्यूस हो गया, सामान चला गया, है ना। स्टॉक रिड्यूस करने से हुआ क्या, बताओ, मेरी इनकम हुई है ना, अगर मैंने सामान बेचा है तो मेरी इनकम हुई है ना। तो अब आपने ना इस वाले चैप्टर में जो भी आपकी गुड्स की सेल या परचेज होगी, दिव्या सुनो एक बार, इस वाले चैप्टर में ना जो भी आपकी गुड्स की, गुड्स का मतलब पता है क्या होता है, गुड्स का मतलब होता है जिस जिस चीज की हमारी दुकान है, सबसे सिंपल, जिस चीज की मेरी दुकान है उसको मैं बोलता हूँ गुड्स। तो अगर मैं कोई गुड्स खरीदता हूँ तो मैं उसके लिए वर्ड ऑफ स्टॉक नहीं यूज करूंगा, उसके लिए मैं वर्ड यूज करूंगा परचेजेस। क्या वर्ड यूज करूंगा? अगर मैंने गुड्स बेची तो क्या वर्ड यूज करना चाहिए? सेल। तो यहां पे मैं इसको क्या लिखूंगा, सेल्स। बस इतना भी कर लो तो आप समझ जाना सेल्स ऑफ गुड्स है, मतलब सामान बेचा है। तो जब आप सामान बेचोगे, सेल्स, सेल्स से आपकी क्या होती है सर, सेल्स से हमारी इनकम होती है। हम जितना सामान बेचेंगे हमारी इनकम होगी ना। अब मेरे को बताओ इनकम के लिए कौन सा रूल होता है? आपके पास ऊपर 3 रूल्स हैं, आप रीड आउट करके मुझे बताओ। उसके लिए जो होता है वो होता है नॉमिनल रूल। नॉमिनल रूल के अकॉर्डिंग इनकम डेबिट होती है या क्रेडिट होती है? पीछे देखो एक बार के लिए संचल। नॉमिनल रूल के अकॉर्डिंग इनकम जो होती है वो होती है क्रेडिट। सर ये हमें इतना सारा आइडेंटिफाई करना पड़ेगा बेटा, 2 दिन लगने हैं, उसके बाद तो सारा कुछ टिप्स पे हो जाना है आप लोगों को। अकाउंटिंग क्वेश्चन चैप्टर में भी ऐसे लगता था ना, समझ आएगा कि नहीं। हर चैप्टर के पहले 2 या 3 दिन आपका पेशेंस डिमांड होता है बस। चलो जी, फर्स्ट इंपैक्ट हो गया मेरा, स्टॉक रिड्यूस हुआ है। अब आपने इसको, अकाउंटिंग क्वेश्चन का चैप्टर नहीं चल रहा अब कि स्टॉक में से कम कर दें, अब मेरे को रूल्स में फिट करने हैं। तो रूल्स के लिए फॉर्मेट अलग होते हैं, डेबिट या क्रेडिट के हिसाब से। जो अकाउंटिंग क्वेश्चन का चैप्टर था वो ऐड या लेस के हिसाब से होता था, किसी चीज में ऐड कर दो किसी में लेस। यहाँ पे किसी चीज में ऐड लेस नहीं करना, यहाँ पे आपको किसी ना किसी चीज के डेबिट या क्रेडिट में फिट करना है। तो आपने देखा कि ये नॉमिनल रूल के क्रेडिट में फिट होगा। अब सेकंड इंपैक्ट मैं आपको बताता हूं, आप लोग अपने आप मुझे बताते चले जाना धीरे धीरे। सेकंड इंपैक्ट में मेरे पास आ गया मिस्टर कोहली। अब मेरे को बताओ मिस्टर कोहली जो है इस केस में रिसीवर है या गिवर है? सबसे पहले तो आपको ये देखना पड़ेगा, मिस्टर कोहली एक पर्सन है तो पर्सन के लिए पर्सनल रूल है ना। अभी के लिए लिखो मत, मिस्टर कोहली पर्सन है, एसेट है या एक्सपेंस इनकम है? सर कैसी बात कर रहे हो, पर्सन ही तो हो गया, मिस्टर कोहली तो एक पर्सन है ना। कौन सा पर्सन है, नेचुरल, आर्टिफिशियल या रिप्रेजेंटेटिव? नेचुरल, वो चल फिर सकता है, देख सकता है, सामान खरीद रहा है। तो यानी कि मिस्टर कोहली क्या है, एक पर्सन। अब ये पर्सन मेरे को बताओ क्या ये रिसीवर है या गिवर है? हमने सामान बेचा है तो देखा जाए तो मिस्टर कोहली को तो मिला होगा ना। अगर हमने सामान बेचा मिस्टर कोहली को तो कोहली को मिला होगा ना, तो कोहली क्या हो गया, रिसीवर। तो मैंने अब यहाँ पे लिख दिया रिसीवर। अभी आप लिखना मत, मैं आपको टाइम दे दूंगा, पहले समझ लो। रिसीवर है तो रिसीवर के लिए कौन से रूल्स होते हैं, रिसीवर या पर्सन के लिए कौन से रूल होते हैं? सर पर्सनल रूल। पर्सनल रूल में ढूंढ के बताओ रिसीवर को डेबिट करते हैं या क्रेडिट करते हैं? हाँ जी, डेबिट द, पूरा रूल बोलना क्या होता है, डेबिट द रिसीवर। एक बार फिर से, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। तो पर्सनल रूल में ये रिसीवर है और वो पर्सनल रूल में क्या हो जाएगा, डेबिट। आपकी ना हर एंट्री में डेबिट और क्रेडिट हमेशा बराबर होंगे। अगर आपकी किसी भी एंट्री में बैलेंस शीट का टोटल लास्ट में बराबर आता था आपका, अगर बैलेंस शीट का टोटल लास्ट में बराबर नहीं आता था इसका मतलब है आपका क्वेश्चन गलत है। बैलेंस शीट में अकाउंटिंग क्वेश्चन के बाद लास्ट में बैलेंस शीट करते थे ना, तो अगर वहां पे आपका टोटल बराबर नहीं आता था इसका मतलब है आपका क्वेश्चन गलत है। ऐसे ही हर ट्रांजैक्शन का ना इक्वल
डेबिट होगा इक्वल क्रेडिट होगा, अगर नहीं है तो मतलब आपकी जर्नल एंट्री गलत है। तो यहाँ पे ना जो हमने ट्रांजैक्शन की है, जो हमने एग्जांपल लिखा है, इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं ट्रांजैक्शन। क्या बोलते हैं इसको? ट्रांजैक्शन। और ट्रांजैक्शन की जर्नल एंट्री करनी पड़ती है। एंट्री करना मतलब अपनी डायरी में लिख लो भाई। और मैंने आपको पिछली क्लास में बोला था आजकल डायरी में नहीं लिखते, आजकल कंप्यूटर में लिखते हैं। तो ये डायरी में या कंप्यूटर में लिखने को बोलते हैं एंट्री करना। क्या बोलते हैं? एंट्री, जर्नल एंट्री करना। क्वेश्चन में आपको क्या दिया होगा सर? क्वेश्चन में हमें ट्रांजैक्शन दी होगी, हमें रूल आइडेंटिफाई करके हमें जर्नल एंट्री करनी पड़ेगी। जर्नल एंट्री में जितना डेबिट होगा उतना ही क्रेडिट होना चाहिए, वरना क्वेश्चन गलत हो जाएगा। तो हमारा देखो एक डेबिट आ गया, एक क्रेडिट आ गया, मतलब हमारा क्वेश्चन ठीक है। अब मैं आपको करवाने वाला हूं जर्नल एंट्री कैसे करते हैं। तो पहले बनाते हैं फॉर्मेट, फॉर्मेट ऑफ जर्नल। सबसे पहले होता है डेट, फिर होता है पर्टिकुलर्स, फिर होता है एल एफ। सर एल एफ का मतलब लेजर फैलियो। जर्नल के बाद कौन सा चैप्टर होता है? लेजर का ना, जर्नल लेजर ट्रायल बैलेंस, इस वजह से। फिर यहां पे हम क्या लिखते हैं? डेबिट रुपीज, यहां पे हम लिखते हैं क्रेडिट रुपीज। अब मेरे को बताओ डेबिट क्या आया था? डेबिट आया था मिस्टर कोहली। देखना एक बार स्क्रीन पे, डेबिट मिस्टर कोहली आया था। और क्रेडिट क्या आई थी? क्रेडिट आई थी सेल, क्योंकि मैंने सामान बेचा है किसको? कोहली को ना। डेबिट द रिसीवर, तो कोहली को डेबिट करने, यहाँ पे मैंने डेट डाल दी, समझ लो 1/4/2021। मिस्टर कोहली अकाउंट डेबिट। ये आप पहली बार आज सीख रहे हो, यही 15-20 दिन आपको यही करना है। मिस्टर कोहली, साथ में डालते हैं अकाउंट AC, और यहाँ पे लिखते हैं डेबिट। डेबिट की शॉर्ट फॉर्म होती है DR। एक बार के लिए लिखो मत संचल और प्रिया, आप पहले देख लो, फिर नहीं तो आप लोगों को ना नोट डाउन करने में दिक्कत होगी कि पहले क्या लिखते हैं बाद में क्या लिखते हैं। तो सबसे पहले लिखते हैं मिस्टर कोहली अकाउंट डेबिट। जो डेबिट होता है उसको ऊपर लिखते हैं, मतलब पहले। जो क्रेडिट होगा उसको नीचे लिखते हैं। और जिसको ऊपर लिखते हैं वो बिल्कुल यहाँ से, जिसको नीचे लिखते हैं क्रेडिट पे वो यहाँ से मिडल में से। और ये स्टार्ट करते हैं टू से, TO, टू सेल्स, क्योंकि क्रेडिट यहाँ पे देखो सेल्स हो रही थी ना, टू सेल्स अकाउंट। सर यहाँ पे क्रेडिट लिखना है, यहाँ पे क्रेडिट आपको नहीं लिखना होता, क्योंकि उसकी जगह पे हमने लिख दिया टू। कितने पैसे हैं? मिस्टर कोहली के सामने भी लिखोगे 1000, और यहाँ पे सेल्स के सामने लिखते हैं 1000। सर ये तो बड़ा ही मुश्किल है, हमें तो समझ ही नहीं आएगा। बेटा पहला दिन है, कल तक परसों तक देखना कैसे आप भाग रहे होगे। मैं आपसे पूछूंगा, आप जर्नल एंट्री करके बैठ चुके होगे। साथ साथ फिर हमें इसकी डिटेल लिखनी पड़ती है ब्रैकेट में। सर डिटेल क्यों लिखनी है? क्योंकि डिटेल आपको प्रैक्टिकल लाइफ में समझने के लिए जरूरी होती है। डिटेल शुरू होती है बीइंग से, बीइंग गुड्स सोल्ड टू मिस्टर कोहली। सर ये क्या की डिटेल है? ये तो आपने ट्रांजैक्शन जो ऊपर लिखी थी उसी को ही आपने कॉपी पेस्ट कर दिया ना। ट्रांजैक्शन यही थी ना, गुड्स सोल्ड टू कोहली ₹1000। तो यहाँ पे आपको रुपीज नहीं लिखने और बीइंग से स्टार्ट करना होता है। इसी हिसाब से आपकी पहली जर्नल एंट्री पूरी हो गई। ऐसे जो पेपर में आपके पास 9-10 आती हैं, पेपर में 9-10 जर्नल एंट्रीज आती हैं। बहुत आसान चैप्टर है। अब इसको नोट डाउन करो आप लोग। ये देखना, पहले ये नोट डाउन कर लिया आप लोगों ने? पहले इसको नोट डाउन कर लो। कर लिया? बन गया फॉर्मेट? दिव्या बना लो फिर। स्केल लो, एक स्केल इधर भी पड़ा होता है यार। जब ये चैप्टर आपका खत्म हो जाता है, अगले 2-3 चैप्टर और होते हैं ना, तो स्टूडेंट का ये फेवरेट चैप्टर बन जाता है, जर्नल वाला।
क्योंकि पेपर में क्वेश्चन आना ही आना है और जर्नल के बेस पे बाकी सारे चैप्टर डिपेंड है। कितने पॉइंट्स हो चुके थे हमारे? फोर्थ, लास्ट पॉइंट है फिफ्थ। जो ऊपर हमने लिखा था ना, डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर, तो उसका मीनिंग लिखवा रहा हूं बस। रिसीवर मीन्स हु इज रिसीविंग गुड्स कोमा एसेट्स कोमा कैश फ्रॉम द बिजनेस and he will be debited। debited का मतलब होता है डेबिट। receiver means who is receiving the goods comma assets comma cash from the business and he will be debited। हमने ऊपर सीखा है ना रिसीवर का फॉर्मूला क्या होता है, डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर ना। तो इसका मतलब है रिसीवर को क्या कर दिया जाता है, डेबिटेड। एंड वाइसे वर्सा। वाइसे वर्सा का मतलब उल्टा, यानी कि अगर क्वेश्चन में गिवर हुआ तो वो क्या हो जाएगा, क्रेडिट। डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर, तो वो क्रेडिट पे आ जाएगा। चलो जी, रूल नंबर 2 बड़ा बड़ा लिखो अगले पेज पे, रियल अकाउंट या फिर रियल रूल। हाँ ये कल करेंगे, नेम लिख लो बस। रियल अकाउंट या फिर रियल रूल, ये हम करेंगे नेक्स्ट क्लास में। आपने ये नोट किया फिफ्थ पॉइंट? जर्नल एंट्री को रिकॉर्ड कर लिया? जर्नल एंट्री की नरेशन लिखो, जाने नहीं दूंगा मैं। समझ में आ गया आज के लिए क्या था? 3 गोल्डन रूल्स थे, जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं। पहला गोल्डन रूल क्या होता है, पर्सनल। दूसरा रियल, तीसरा नॉमिनल। पर्सनल का रूल क्या होता है, डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर। रियल का डेबिट व्हाट कम्स इन क्रेडिट व्हाट गोज आउट। नॉमिनल का डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन। अच्छा रुक जाओ, सब्र करो। रियल रूल किससे रिलेटेड होता है प्रिया? रियल रूल किससे रिलेटेड होता है? अरे पर्सनल रूल पर्सन से रिलेटेड है, इतना आसान तो है। पर्सनल मतलब पर्सन से रिलेटेड, रियल मतलब एसेट से रिलेटेड, नॉमिनल मतलब एक्सपेंसेस और इनकम से रिलेटेड। कल ये दोनों रूल्स आपके खत्म हो जाएंगे, फिर हमारे क्वेश्चन भी स्टार्ट हो जाएंगे। ओके बाय बाय, थैंक यू।